6 महीने लापता युवक की लाश जब पुलिस को मिलती है तो उनके शरीर की जगह सिर्फ 17 हड्डियां, कुछ लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट और उनके कपड़े। इस 6 महीने के दौरान पानी के अंदर उनकी लाश को मछली और केचुए पूरी तरह से खा जाती है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान के भरतपुर जिले का एक गांव पड़ता है नो। उसी गांव का रहने वाला पवन शर्मा, जो बेहद साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता हरि प्रसाद शर्मा जो गांव में ही रहकर किसानी करते थे। पवन दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पवन की शादी 3 जून 2015 को कानपुर की रहने वाली रीना से होती है। रीना एक अच्छी लड़की थी। उसके ससुर हरिप्रसाद शर्मा रीना को अपनी बेटी की तरह मानती थी। रीना भी बहू से बढ़कर बेटी का फर्ज निभाती थी। पवन शादी के बाद दिल्ली चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। साल आता है 2019 का। जब पवन दिल्ली से वापस अपने घर आता है तो अपने पिता हरिप्रसाद शर्मा से कहता है, पिताजी, मैं रीना को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। वहाँ मुझे अकेले रहने में परेशानी होती है, खाना बनाने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं रीना को दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही हरिप्रसाद शर्मा कहते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। अगर तुम दिल्ली रीना को ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, इसमें कोई एतराज़ नहीं। ये सुनते ही पवन खुश हो जाता है और रीना को दिल्ली लेकर चला जाता है। 2 साल दिल्ली में रहने के बाद देश के अंदर लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद पवन की नौकरी चली जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है। वे वापस अपने गांव लौट जाता है। गांव में ही एक राशन की दुकान खोलकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगता है। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। रीना और पवन दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। अचानक एक दिन पवन अपने घर से लापता हो जाता है। उसके पिता को लगता है कि शायद रीना से किसी बात की कहासुनी हुई है, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हरिप्रसाद शर्मा अपने बेटे को तलाश करना शुरू कर देते हैं। कभी उनके नंबर पर फ़ोन करते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसे अगल बगल आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कोई पता नहीं चलता। वे शाम को लौटकर जब घर आते हैं तो अपनी बहू रीना को समझाते हुए कहते हैं कि घबराओ नहीं, शायद गुस्से में कहीं चला गया है। कल उसका गुस्सा शांत होगा तो वापस घर लौट कर आ जाएगा। मगर देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पवन का कोई पता नहीं चलता। थक हार कर हरिप्रसाद शर्मा आखिरकार चिकसाना थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस अब पवन की तलाशी शुरू कर देती है, मगर पुलिस को भी पवन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पुलिस पवन के मोबाइल का जब आखिरी लोकेशन चेक करती है तो पवन का घर ही आ रहा था। ऐसे में पुलिस का शक पवन की पत्नी की तरफ जा रहा था। पुलिस पवन की पत्नी रीना से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन पवन के पिता हरिप्रसाद शर्मा ढाल बनकर खड़े हो जाते थे और पुलिस से कहते थे कि नहीं, रीना से कोई पूछताछ नहीं होगी। मेरी बहू पे मुझे बेटे से ज़्यादा भरोसा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहू रीना से पूछताछ कर उसे परेशान किया जाए। आज 10 दिन से वे वैसे ही परेशान हैं। पुलिस को इस केस में न तो कोई सबूत हाथ लग पाता है और न ही कोई सुराग। पुलिस धीरे धीरे इस केस में दिलचस्पी लेना भी कम कर देती है। देखते ही देखते 5 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन पवन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। एक दिन अचानक जब पवन के पिता रात के 12 बजे अपने ही घर के आंगन में टहल रहे थे, तभी उन्हें रीना के कमरे की लाइट जल रही दिखाई देती है। वे जैसे ही कमरे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं। वे जब कमरे के अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्होंने सपनों में भी ऐसा दृश्य नहीं सोचा होगा। दरअसल उस कमरे के अंदर रीना एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है। दोनों में से किसी के तन पर ना तो कोई कपड़े थे और न ही दोनों के बीच कोई शर्म। ये देखकर हरिप्रसाद शर्मा का भरोसा अपनी बहू पर से तो टूट ही जाता है, साथ साथ अपने बेटे की याद उन्हें आने लगती है। ये देखकर हरिप्रसाद शर्मा के आंखें नम हो जाती है। फिर भी वे अपने आप को किसी तरह संभालता है और रीना के कमरे को बाहर से लॉक कर देता है।
इसकी सूचना वे सबसे पहले पुलिस को देते हैं और दूसरी तरफ वो लड़का जो रीना के कमरे में था उसका नाम था भागेंद्र। उस लड़के का घर पवन के घर के बगल में ही था। दूसरे तरफ उनके परिजन को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस से पहले भागेंद्र के परिवार वाले आते हैं और बेटे को समझाए बुझाए बगैर वे हरिप्रसाद शर्मा से उल्टे झगड़ने लगते हैं। वे लड़ झगड़ कर अपने बेटे को ले जाने लगते हैं। भागेंद्र उसी समय जोश में होश खो बैठता है और हरिप्रसाद शर्मा से कहता है कि अगर मेरे और रीना के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। अब हरिप्रसाद शर्मा का शक रीना और भागेंद्र दोनों पे और गहरा जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी आती है। हरिप्रसाद शर्मा इस घटना की सारी जानकारी पुलिस को देते हैं। अगले सुबह रीना भी अपने मायके कानपुर चले जाती है। इधर पवन की बहन जब पवन के कमरे की तलाशी ले रही होती है तभी उन्हें एक खून लगी हुई रजाई मिलती है। हरिप्रसाद शर्मा जैसे ही रजाई देखते हैं अब उनका शक यकीन में तब्दील हो जाता है। वे तुरंत रजाई को लेकर पुलिस पहुंचते हैं। पुलिस उस रजाई के आधार पर भागेंद्र और रीना दोनों को पूछताछ के लिए बुलाती है। दोनों को अलग अलग कमरे में लगभग 6 घंटे तक पूछताछ किया जाता है। दोनों पहले पुलिस को तो बहुत बरगलाने की कोशिश करते हैं मगर पुलिस की सख्ती के सामने आखिरकार दोनों सच्चाई उगल ही देते हैं। दरअसल भागेंद्र और रीना दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। भागेंद्र पवन के ही गांव का लड़का था, इसलिए भागेंद्र को पवन के कमरे पर आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी। पवन जब अपने काम पर चला जाता था तो भागेंद्र चुपके से उसके कमरे में आता था। रीना और भागेंद्र के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती गई और ये नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई। अब पवन जब काम करने अपने कंपनी जाता था तो उसकी पीठ पीछे आता था और रीना के साथ वक्त गुजारता था और दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने थे। अब 2 साल बीतने के बाद जब पवन वापस रीना को लेकर अपने गांव आता है तो अब रीना भागेंद्र के बिना नहीं रह पाती। उधर भागेंद्र का भी यही हाल था, वो रीना के बिना नहीं रह पा रहा था। अब रीना भागेंद्र को जब एक दूसरे से मिलना होता था तो भागेंद्र अपने गांव आ जाया करता था। रीना अपने ससुराल वाले के साथ साथ अपने पति को भी नशीली दवा देकर बेहोश कर देती थी और अपने प्रेमी भागेंद्र को बुलाकर उसी रूम में उसी बिस्तर पर उसके साथ संबंध बनाती थी। यह सिलसिला काफ़ी वक्त तक चलता रहा। एक दिन अचानक रीना भागेंद्र को फ़ोन करती है और कहती है, भागेंद्र कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। उधर भागेंद्र भी कहता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। भागेंद्र दिल्ली से वापस अपने गांव आता है। इधर रीना भी भागेंद्र से मिलने के लिए तैयार थी। रात के 10 बजे उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों को नशीली दवा देकर बेहोश कर देती है। 12 बजते ही भागेंद्र रीना के कमरे के अंदर आता है। कुछ ही देर बाद जब पवन की आंख खुलती है तो वे भागेंद्र और रीना को आपत्तिजनक हालत में देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वे भागेंद्र पर हमला कर देता है। मगर भागेंद्र और रीना दोनों मिलकर पवन को उसी रूम में गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब दोनों पवन की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। पवन की लाश को बोरी में भरकर गांव से 2 किलोमीटर दूर एक नहर है, उसी नहर के पास रात के 2 बजे लेकर पहुंचते हैं और उस लाश में लगभग 15 किलो का पत्थर बांधकर उसे नहर के अंदर डाल दिया जाता है। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद भागेंद्र और रीना दोनों को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोनों की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, साथ साथ वो दोनों बच्चे जो पवन और रीना के थे उनका भविष्य भी अंधकार में चला गया। इस घटना के बाद पवन के पिता हरिप्रसाद शर्मा कहते हैं कि मैंने रीना को अपनी बेटी की तरह माना था। अगर रीना को मेरे बेटे पवन के साथ नहीं रहना था तो वो नहीं रहती। मेरे बेटे की हत्या कर उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।